हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 21 से 40 तक के जो क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। एक चैप्टर में हम लोग एमसीक्यू 20 ही कवर करेंगे, तो जिसमें हम लोग एनालिसिस भी करते जाते हैं साथ साथ। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें से कौन सा नहीं लिखा है। सो द करेक्ट आंसर इज द रावन। द रावन जो वर्क है वो लिखा है एडगर एलन पो ने। ठीक है, एडगर, इनका नाम हम सुनते हैं, अमेरिकन पोएट है एडगर एलन पो, POE। तो ये है इसके राइटर द रेवन के। बाकी जो हमें किस तरह से एग्जाम का पैटर्न देखना है तो देख सकते हैं। अब बॉयज विल इन द क्लियरिंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ये वर्क हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की बात करते हैं तो इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, यहाँ एल लग जाता है, ली फ्रॉस्ट। और ये 4 टाइम पुलित्जर प्राइज विनर है। स्टूडेंट्स, इनकी लाइफ स्पैन की बात करते हैं हम लोग तो 1874 से लेकर 1963 इनका लाइफ स्पैन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का। तो जिस तरह से हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो उससे हमें यही देख लेना होता है कि उससे हमें कितने पॉइंट्स हम बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बॉयज विल इन द क्लियरिंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन एंड द रावन इज वर्क बाय एडगर एलन पो। और ये एक नरेटिव पोएम है द रावन, जो कि 1845 में पब्लिश हुई थी। और हर क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, किस तरह से पूछ रहे हैं, वो दूसरे पर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुड फेलो। तो इनमें से शेक्सपियर के कौन से वर्क में हमको ये कैरेक्टर मिलेंगे रॉबिन गुड फेलो। सो द करेक्ट आंसर इज मिडनाइट्स ड्रीम। तो इनका जो निकनेम होता है रॉबिन गुड फेलो का, PUCK पक भी होता है। और मिड समर नाइट्स ड्रीम जो वर्क है ये शेक्सपियर का है और ये कॉमेडी है। शेक्सपियर जब वर्क हम देखते हैं तो उससे क्वेश्चन ये भी आता है इनका जो भी वर्क है उसका जेनर क्या है। ओके, तो ये जो मिड समर नाइट्स ड्रीम है ये अपना एक कॉमेडी है स्टूडेंट्स। और शेक्सपियर के वर्क से, उनके कैरेक्टर से इसी तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज of the 4 option 1 is not part of Wordsworth view on poetry. Identify the one which is not his view. तो इनमें से कौन सा नहीं है वर्ड्सवर्थ का जो व्यू है पोएट्री के लिए। वर्ड्सवर्थ क्या सोचते हैं कि उनके अकॉर्डिंग पोएट्री क्या है। तो हम वर्ड्सवर्थ का जब भी नाम लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे सामने नेचर का नाम आता है। तो बिल्कुल ये नेचर कनेक्टेड पोएम है, नेचुरल वे में लिखना पसंद करते हैं, ये भी सही है। इमोशंस को कंटेन करते हैं और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, ये भी करेक्ट है। जो नहीं है वो है 4th वन, मोरालिटी की बात ये नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से व्यूज है। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अगर आपने वर्ड्सवर्थ की पोएम्स पढ़ी हैं, बायोग्राफी पढ़ी है, तो इतना तो आप जान ही जाते हैं कि नेचर से कनेक्ट है, तो हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। हालांकि मोरालिटी वर्च्यू भी अच्छी चीज़ है, पर यहाँ अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पूछ रहे हैं तो हम इस पर आराम से आंसर अपना लगा सकते हैं। नेक्स्ट, who is the novelist who wrote a series of novels set in the fictional Yoknapatawpha County in Mississippi। जैसे हमारे यहाँ आर के नारायण जी ने मालगुड़ी प्लेस को चूज़ किया था, एक फिक्शनल प्लेस कह लें, रीजनल राइटर कहलाते हैं हमारे आर के नारायण जी, कि वो उनकी जो भी नॉवेल्स हैं जो प्लेस रहेगा मालगुड़ी रहेगा, जो कैरेक्टर है वो मालगुड़ी नामक गाँव में रहता है, लाइक दिस। तो इसी तरह ये जो प्लेस है योकनापाटवा काउंटी मिसिसिपी में है, ये फिक्शनल प्लेस है। ये हमेशा से यूज़ किया गया है विलियम फोकनर के द्वारा। विलियम फोकनर हमारे हैं अमेरिकन राइटर, मिसिसिपी अमेरिका में है, तो ये अमेरिकन राइटर है। कनेक्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस जो हम लोग अपना 6th सेंस लगाएं तो। और विलियम फोकनर का जो पूरा नाम है वो है विलियम कथवर्ट फोकनर, CUTHBERT। विलियम के बाद कथवर्ट, फिर फोकनर का पूरा नाम हो जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है अमेरिका के, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ मिला है 1949 में, और पुलित्जर प्राइज़ विनर भी हैं ये, साथ में पुलित्जर प्राइज़ भी इनको मिल चुका है। एंड योकनापाटवा से क्वेश्चन बहुत बनता है विलियम फोकनर का, तो ये हमें याद रखना है। अमेरिकन राइटर, पुलित्जर प्राइज़ एंड नोबेल प्राइज़ विनर, हमेशा इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं जो प्राइज़ विनर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय विक्रम सेठ। इनमें से कौन सी बुक है जो विक्रम सेठ के द्वारा नहीं लिखी गई है। सो द करेक्ट आंसर इज द गोल्डन हाउस। गोल्डन हाउस वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रश्दी जी के द्वारा। ठीक है, सलमान रश्दी जी के द्वारा लिखा गया है। और विक्रम सेठ के द्वारा बाकी वर्क है अ सूटेबल बॉय, टू लाइव्स एंड बीस्टली टेल्स। तो
इधर कन्फ्यूज़न किस चीज़ का हो रहा है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। इनका एक वर्क है विक्रम सेठ जी का, उसका नाम है गोल्डन गेट, ठीक है। अब गोल्डन गेट और इन्होंने गोल्डन हाउस लिखकर हमें कंफ्यूज किया है। तो विक्रम सेठ जी का जो वर्क है गोल्डन गेट है एक्चुअल में, और उन्हें इस वर्क के लिए था गोल्डन गेट के लिए 1988 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था विक्रम सेठ जी को। लीला सेठ जो दिल्ली हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज रही हैं, ये उनके ही बेटे हैं। इनको पद्मश्री भी मिला है विक्रम सेठ जी को 2007 में। इनकी लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है विक्रम सेठ जी का 1952 में हुआ है एंड ही इज़ अलाइव नाउ। तो द विक्रम सेठ का जो वर्क है वह है द गोल्डन गेट, और गोल्डन हाउस सलमान रश्दी जी का। इसी तरह जो है एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज द गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी नोन फॉर म्यूजिक एंड पोइट्री। गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी के तहत जो म्यूजिक और पोइट्री के लिए जाने जाते हैं वो है अपोलो। स्टूडेंट्स एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी का क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर से पहले जो लिटरेचर लिखना शुरू हुआ था इंग्लिश में, एक्चुअली चौसर ने जब स्टार्टिंग करी थी लिटरेचर भाषा लिखने के लिए, तो वो ग्रीक चलता था उसके पहले, लैटिन ग्रीक। तो उधर जो माइथोलॉजिकल गॉड थे उनके अपोलो या जो भी नाम लिखे नेपच्यून, इनको लेकर ये लोग लिखते भी थे, इसीलिए इनका वर्णन मिलता है। अब म्यूजिक और पोइट्री के गॉड कौन से हैं, तो वो है अपोलो। पोइट्री वर्ड आ रहा है ना, तो पोइट्री के गॉड है अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash is an Indian poet and short story writer in the English language who is also a former IPS officer and was awarded the Sahitya Academy Award in 1984. So the correct answer is KN दारूवाला। इनमें से कौन से इंडियन पोइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जिनको जो IPS ऑफिसर थे और साहित्यिक लिटरेचर में भी उनका अच्छा था और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में। तो KN दारूवाला है, KN दारूवाला। इनका जो जन्म है 1937 में हुआ था स्टूडेंट्स। ही इज़ अलाइव नाउ एंड इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में जो मिला था वो इनका जो वर्क था द कीपर ऑफ द डेड, द कीपर ऑफ द डेड के लिए इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2014 में। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, KN दारूवाला। इनका ये क्वेश्चन बहुत अलग से बनता है, कौन से इसमें से इंडियन पोइट है जो पुलिस में भी रहे हैं, KN दारूवाला, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हैमलेट जो शेक्सपियर का वर्क है, ट्रेजेडी है, किस कंट्री में सेट है। सेट जो वर्ड आता है, नॉवेल्स कहाँ सेट है, इसकी सेटिंग क्या है, मतलब कि वो किस प्लेस पर उसका वर्णन किया गया है। कहानी कहाँ चल रही है, इंडिया में चल रही है, विदेश में चल रही है, मुंबई में या कहीं और, तो वही सेट कहाँ का था। तो हैमलेट जो हैमलेट कहाँ सेट था, तो ये इसका आंसर है डेनमार्क। जो हमारे हैमलेट जो कैरेक्टर है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है इस वर्क में, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है हैमलेट, तो इसकी सेटिंग कहाँ की है, डेनमार्क प्लेस की। और ये जो हमारा हैमलेट है ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। 4 ग्रेट ट्रेजेडी जो कौन कौन सी है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। बिल्कुल ट्रिक बना के भी आप लोग याद कर सकते हैं। 4 ग्रेट ट्रेजेडी से क्वेश्चन ज़रूर आता है, कौन सी है कौन सी नहीं है। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, और डेनमार्क प्लेस है हमारा हैमलेट से कनेक्टेड। हैमलेट एक ट्रेजेडी है बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वार्टोज एंड फोलियोज आर द टर्म्स एसोसिएटेड विथ। देखिए हमने पढ़ा है ना, शेक्सपियर का वर्क इकट्ठा पब्लिश हुआ था, फर्स्ट फोलियो हम सभी ने सुना है, तो वही फर्स्ट फोलियो की बात यहाँ चल रही है। फोलियो क्या होता है, जब कोई चीज़ प्रिंट और पब्लिश्ड होती है, जो वर्क होता है उसके उसमें ये यूज़ किया जाता है। और जो वर्क है अगर वो लार्ज लेवल पे है तो उसको फोलियो बोलते हैं, और शॉर्ट लेवल पे, स्मॉल लेवल पे उसको क्वार्टोज बोलते हैं। तो प्रिंटिंग और पब्लिकेशन से रिलेटेड है ये वर्क। बहुत अलग क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ। एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझको लिखा, वो समझ गए क्योंकि वो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो अलग जानते हैं। तो जब मैंने शुरू का फर्स्ट सेट बनाया तो मैंने उसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उन्होंने लिखा कि मैम आप सारे ही पढ़ा दो। मतलब उनको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न उठा के पढ़ा रही हूँ, जो कि सबसे पहले ज़रूरी होते हैं। और भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले ये तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी आर द फेमस पोइटिक लाइन्स बाय जॉन कीट्स इन हिज पोयम। तो ये लाइन जॉन कीट्स की किस पोयम में। सो द करेक्ट आंसर इज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अब ये एक ओड है, पहले तो ये देख लें। ओड में क्या होता है, संबोधित करके जो
लिखा जाता है। ओड है, बैलेड है, बैलेड में कहानी नरेट की जाती है। पोएटिक फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ओड क्या है, संबोधित करके। अब जैसे कविता जो पोएट ने लिखी है जॉन कीट्स ने, तो पूरी कविता में जैसे रीडर्स को संबोधित करते हुए अपनी कविता बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो उसमें से ये लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। फेमस पोएटिक लाइन है जॉन कीट्स की पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अब ये जो वर्क पब्लिश हुआ था इनका 1820 में पब्लिश हुआ था। 1820, 18, 19 छोड़ दो 20, ट्रिक लगा के याद करते हैं तो वही है, 1820 में पब्लिश हुआ था। अच्छा, तो थोड़ा हम लोग जॉन कीट्स के बारे में जान लेंगे। जॉन कीट्स का लाइफ स्पैन देख लीजिए, 1795 से लेकर 1821, बहुत कम ही एज रही इनकी, लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। और ये सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट, सेकंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोइट थे उनमें से ये एक हैं। सेकंड जनरेशन में थे हमारे जॉन कीट्स, पी.बी. शैले और लॉर्ड बायरन, तो उनमें से ये एक है। और इनकी जो डेथ हुई थी जॉन कीट्स की, वो ट्यूबरक्लोसिस से हो गई थी, टीबी से हुई थी। क्वेश्चन बहुत बनता है क्योंकि कम उम्र रही इनकी, 95 में जस्ट पैदा हुए और 21 में इनकी डेथ हो जाती है। तो 26 ईयर लगभग इनका एज रहा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि कैसे मृत्यु हुई, टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ फ्रॉम द डैश। देखिए मेडिवल पीरियड क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, जब वो 5th to 15th सेंचुरी के बीच। करेक्ट आंसर यही है इसका, 5th to 15th सेंचुरी। तो जो मेडिवल पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का, इज़ डिफाइंड ब्रॉडली एज एनी वर्क रिटन इन लैटिन। 5 से 15वीं शताब्दी के बीच जो भी वर्क था लिटरेचर का जो लैटिन में और वर्नाक्यूलर में लिखा गया था, उसको मेडिवल पीरियड माना जाता है। जब लैटिन भाषा और वर्नाक्यूलर में लिखा गया था उस दौरान मेडिवल लिटरेचर, उसको मेडिवल लिटरेचर हम लोग मानते हैं। और कब का समय था, 5 to 15th सेंचुरी। मेन हमको ये याद रखना है, 515। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, Sylvian historian who can't express a flowery tale more sweetly than our rhyme. These famous lines are from which of the following poems by John Keats? So the correct answer is again Ode on a Grecian Urn. Students, इस तरह के अगर बिग टाइप से क्वेश्चन आ जाए हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना होता है, हमको अच्छे से उसको पढ़ना होता है पहले पीसफुल माइंड से, और हमें डेफिनेटली आंसर उसका क्लिक होता ही है। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इतने लंबे लंबे कोटेशंस याद नहीं होती हैं, हम क्या करें, तो हमें उसके लिए सिर्फ इनके कीवर्ड्स को ले लेना होता है। कुछ कीवर्ड्स इसमें आपको फोस्टर चाइल्ड दिख रहा है, सिल्वन हिस्टोरियन दिख रहा है, ऐसे वर्ड को आप कैच करके जान लो कि ये जॉन कीट्स के इसके वर्क हैं, ऐसे हमें जल्दी याद हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो लिखा है ना, दो THOU, ये इसका एक्चुअली मीनिंग यू होता है, यू करके होता है। जब यू इनको लिखना होता है तो ये दो करके ऐसे लिखा जाता था पहले। Next is the poem The Mask of Anarchy is written by which of the following poet? The Mask of Anarchy is written by P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley। अगेन मैं बताना चाहूँगी बात, इस छोटी सी बात, लेकिन जब भी ऐसे नाम आपके सामने आए शॉर्ट फॉर्म के तो आप उनका फुल फॉर्म जाने ज़रूर। पढ़ाई ठीक है, हम लोग डीप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, रटते भी हैं, लेकिन अवेयरनेस रखेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी रहेगी। तो P.B. शैले का फुल क्या नाम है, पर्सी बिसी शैले, और इनका लाइफ स्पान है 1792 से लेकर 1822। अगेन ये भी इनकी लाइफ स्पान भी बहुत कम रहा है स्टूडेंट। तो हम इनकी जो डेथ है वो ड्राउनिंग से हुई थी, डूबने से हुई थी, ठीक है। द मास्क ऑफ अनार्की जो वह है इनका जो वर्क है, अनार्की मीन्स होता है अराजकता, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोयम है, बिल्कुल पॉलिटिकल पोयम है। अनार्की से ही समझ जाएंगे हम, पॉलिटिक्स में चलता है ये सब, तो पॉलिटिकल पोयम है P.B. शैले की, 1792 से 1822 लाइफ स्पैन। अ फेयरवेल टू आर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आप देखेंगे क्वेश्चंस का फ्लो, एक क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर से, एक अमेरिका का ले लिया, फिर मिक्स कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर कुछ एक आध टर्म से उठा लिया, ओड से उठा लिया, पोएट्री की डेफिनेशन से पूछ लिया, सब तरफ से कवर करते हैं, फिर ग्रामर भी आती ही है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए फेयरवेल टू आर्म्स जो नॉवेल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है, एक स्टोरी है किस बारे में, देखिए आंसर इसका है वॉर एंड लव। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो अमेरिकन राइटर है, नॉवेलिस्ट हैं,
इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1954 में। देखिए इस चीज़ को नोटिस कीजिए। अगर इंडियन से क्वेश्चन है तो इंडियन राइटर साहित्य अकेडमी विनर, पद्मश्री मिल चुका है। अमेरिकन जो भी आ रहे हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं। और ब्रिटिश जो भी पूछे जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पी.बी. शेले, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, यही जो हम लोग फिंगर टिप्स पे जो राइटर अपने रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सरफेस लेवल के। चलिए तो हम लोग इनको कंप्लीट करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में मिला था। और बिल्कुल आप लोग नोट्स बना के अगर मेरे वीडियो से पॉज करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इनका लाइफ स्पैन देख लेंगे 1899 से लेकर 1961। ओके, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1954 में। एंड ये जो आपका वर्क है, जो क्वेश्चन मिला है हमको, फेयरवेल टू आर्म्स, ये जो इसका वॉर एंड लव है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का इन्होंने जो इटालियन कैंपेन लगा था, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, इटालियन कैंपेन की स्टोरी है। और आप देखें ये जो वर्क है इसमें लिखा है आर्म्स का, हथियारों का फेयरवेल। तो ऑब्वियसली हथियार हमें वॉर के समय देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा हम लोग ऐसे कनेक्ट करके भी लगा सकते हैं। तो ये फेयरवेल टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंगवे का इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो कि रियलिस्टिक वे में लिखा गया है। रियलिस्टिक है थोड़ा, इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफिकल भी दिया है। इटालियन कैंपेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की इसमें स्टोरी है। अर्नेस्ट हेमिंगवे 1954 में इनको मिला है नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पब्लिक प्ले हाउस बिल्ट इन लंदन इन 1576। अब यहाँ प्ले हाउस लिखा है, वैसे हम लोग थिएटर बोलते हैं। थिएटर प्ले जहाँ स्टेज के परफॉर्मेंस होते हैं। पहले ज़माने में टीवीज़ या मनोरंजन के साधनों में शुरुआत हुई थी जब बहुत अर्ली एज में, कि जो शोज़ वगैरह होते थे, प्ले जो ड्रामाज हो उनका स्टेज पे होता था परफॉर्मेंस, है ना, तो उसके लिए थिएटर होते थे, तो उसको प्ले हाउस कहते हैं एक्चुअली। तो इनमें से कौन सा है जो 1576 में लंदन में बनाया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज द theater. Yes, the theater is built in 1576 was an Elizabethan playhouse. playhouse से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या पूछ लिया। प्ले हाउस वही है जो जहाँ पे परफॉर्मेंस होते हैं, प्ले का परफॉर्मेंस होता है, तो प्ले हाउस उसका नाम रख दिया। एलिजाबेथन प्ले हाउस है ये। द थिएटर 1576 में बना था। और जिस तरह जब प्ले हाउस बनते हैं तो वहाँ पर उन्हें परफॉर्मेंस करवाते हैं प्ले, तो प्ले को लिखने वाला भी कोई होना चाहिए, प्ले को एक्टिंग करने के लिए एक्टर भी होना चाहिए। तो जी हाँ, इस प्ले हाउस ने हमारे रिस्पेक्टेड शेक्सपियर जी को एज अ एक्टर और एज अ प्ले राइट हायर किया था। द थिएटर प्ले हाउस वालों ने शेक्सपियर जी को एज अ एक्टर और एज अ प्ले राइटर हायर किया था। स्टूडेंट्स, लंदन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज क्वाइट फ्रॉम अ पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। अब ये क्वाइट है, एक पोएम से ली गई है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, उसके पोइट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पान है 1770 से लेकर 1850। तो और ये एक ईडियम्स है, एक कहावत है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब बहुत जगह आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है कि ये कोटेशन है। कोटेशन तो 100% सुनी होगी। फिर पता चल गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम की है? तो द पोएम नेम इज़ माई हार्ट लीव्स डाउन। माई हार्ट लीव्स अप, ये है इसका आंसर। माई हार्ट लीव्स अप। लाइफ स्पैन क्या है वर्ड्सवर्थ का? 1770 to 1850। मेरी पूरी ये कोई कोशिश रहती है कि आपको, जब आप इतना फ्लो में जो वीडियो सुनते हैं, लेसन सुनते हैं, आपको यही सारा का सारा ऐसा बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, लर्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिया हीप वन ऑफ द मेजर एंटागोनिस्ट इन द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड वॉज क्रिएटेड बाय। सो द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डिकेंस। यूरिया हीप एक कैरेक्टर है, एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट हम समझ सकते हैं विरोधी या विलन, ठीक है। नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड उसके। तो ये लिखी किसने है ये नॉवल? डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है, चार्ल्स डिकेंस। और डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है वो 1849 में पब्लिश हुई थी। चार्ल्स डिकेंस की भी इम्पॉर्टेंट है ये हमारे सिलेबस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour with music sweet as love, which overflows her bower. These lines describe, तो ये लाइन हमको कहाँ मिली? ठीक है, अगेन लाइन्स है, कोटेशंस है, हमको इससे कीवर्ड कैच कर लेना है। तो पहले हम आपको आंसर बता दें, ये जो लाइन है ये है आपकी द स्काईलार्क से। द स्काईलार्क ये पोयम है, ये पोयम लिखी है पी.बी. शेले ने।
पीबी शैले जी ने, ठीक है, पीबी शैले। द स्काईलार्क, और देख लीजिए स्काईलार्क का पक्षी है, हाई बॉर्न मतलब ऊंचा उड़ना है उसको, पैलेस टावर तक, सूदिंग हर लव। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। पीबी शैले का पोयम जो ये पब्लिश हुई थी पीबी शैले की 1820 में पब्लिश हुई थी, एंड ये नेचर और ह्यूमन स्पिरिट पर बेस्ड पोयम है द स्काईलार्क। बहुत ही फेमस है ये टू द स्काईलार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वाज थॉमस याट एंड हेनरी हार्वर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट्स टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। कौन थे? ये दोनों थे, थॉमस याट और हेनरी हार्वर्ड, जिन्होंने इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था 1550 के समय, 1550 लगभग ना, हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी है, तो यानी कि 1550 के आसपास, मिड ऑफ द 16th सेंचुरी के समय थॉमस याट और हेनरी हार्वर्ड ने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। सोनेट क्या है? 14 लाइन की पोयम होती है, पोयम का टॉपिक है ये जो हम पोएट्री के फॉर्म पढ़ते हैं। 14 लाइन पोयम इज कॉल्ड सोनेट। और टाइप्स थोड़ा सा हम बात करेंगे, सोनेट के टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे नहीं लगा पाते हैं मोस्टली। देखिए दो बहुत फेमस है, एक तो शेक्सपियरियन सोनेट और एक है पेट्रार्कन सोनेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट में लाइन तो दोनों में ही 14 होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 3 क्वार्टरन होते हैं। क्वार्टरन यानी 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा, तो 4 3 12 हो गई, 12 लाइन्स हो गई, और एक हो जाएगा 1 कपलेट, कपलेट यानी कि 2 लाइन, ठीक है। इस तरह से ये इनकी 14 लाइन कंप्लीट होती हैं। और जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें क्या होता है, एक होता है ऑक्टेव, ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन का स्टैंजा, और एक होता है 6 लाइन का स्टैंजा, उसको हम कहते हैं सेस्टेट। इस तरह से ये हमारा पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सोनेट के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार्ल्स डिकेंस नरेट इंसिडेंट्स अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द 19th सेंचुरी, ऑर्फन्स, विमेंस एंड एक्सपेक्टेशन विद एन ऑटोबायोग्राफिकल टच इन इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग नॉवल। तो स्टूडेंट्स, चार्ल्स डिकेंस ने कौन सी अपनी पोएम में नरेट किया है ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन 19th सेंचुरी में? दैट इज अगेन डेविड कॉपरफील्ड। बहुत ही फेमस इनका वर्क है, डेविड कॉपरफील्ड 1849 में पब्लिश हुआ था बाय चार्ल्स डिकेंस। ये देखिए एक ही एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ गए, अगर किसी ने ये पढ़ा होगा तो उसकी डेफिनेटली सही चले जाएंगे। बस ऐसे ही होता है, कहीं लक भी काम करता है और मेहनत तो हमेशा काम ही देती है हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, कमेंट्स करके बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा ये लेसन, प्लस आपको और क्या किस फील्ड में हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच।